नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा समर। आज देश के नाम दिए अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई बड़े ऐलान किए। देश में वैक्सीन को लेकर हो रही सियासत पर पीएम मोदी ने पूर्ण रूप से विराम लगाने की कोशिश की। कई घोषणाओं के साथ साथ पीएम मोदी ने किसी का नाम लिए बिना राज्यों पर हमले भी किए। पीएम ने कहा कि पूरे देश में वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी 21 जून से केंद्र की होगी और 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त टीका मिलेगा। इसके अलावा वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र के ऊपर उठ रहे सवालों को लेकर पीएम मोदी ने जवाब भी दिया। मोदी ने कहा कि राज्य सरकारों की मांग पर ही उन्होंने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन की मंजूरी दी थी। ये भी ऐलान किया कि अब प्राइवेट अस्पताल भी वैक्सीन के लिए सिर्फ सर्विस चार्ज यानी 150 रुपए से ज्यादा नहीं ले पाएंगे। इससे पहले देश में वैक्सीन की कमी को लेकर सियासत काफी गर्म थी। गैर बीजेपी शासित राज्य वैक्सीन की कमी का हवाला देते हुए केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। क्या प्रधानमंत्री की ताजा घोषणाओं के बाद देश में वैक्सीन पर चल रही सियासत पर पूर्ण विराम लग पाएगा? इसी सवाल पर करेंगे अगले 1 घंटे तक चर्चा। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। साथियों, इस बीच कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम डिसेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए। तरह तरह के स्वर उठे, जैसे कि वैक्सीनेशन के लिए एज ग्रुप क्यों बनाए गए। दूसरी तरफ किसी ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे। कुछ आवाजें तो ऐसी भी उठी कि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन पहले क्यों हो रहा है। भांति भांति के दबाव भी बनाए गए। देश के मीडिया के एक वर्ग ने इसे कैंपेन के रूप में भी चलाया। साथियों, काफी चिंतन मनन के बाद इस बात पर सहमति बनी कि राज्य सरकारें अपनी तरफ से भी प्रयास करना चाहती हैं, तो भारत सरकार को क्यों इतराज हो और भारत सरकार इतराज क्यों करे। राज्यों की इस मांग को देखते हुए, उनके आग्रह को ध्यान में रखते हुए 16 जनवरी से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसमें प्रयोग के तौर पर एक बदलाव किया गया। हमने सोचा कि राज्य ये मांग कर रहे हैं, उनका उत्साह है, तो चलो भाई 25% का काम उन्हीं को सुपुर्द कर दिया जाए, उन्हीं को दे दिया जाए।
स्वाभाविक है। 1 मई से राज्यों को 25% काम उनके हवाले कर दिया गया। उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रयास भी किए। इतने बड़े काम में किस तरह की कठिनाइयां आती हैं, ये भी उनके ध्यान में आने लगा। उनको पता चला पूरी दुनिया में वैक्सीन की क्या स्थिति है, इसकी सच्चाई से भी राज्य परिचित हुए। और हमने देखा, एक तरफ मई में सेकेंड वेव, दूसरी तरफ वैक्सीन के लिए लोगों का बढ़ता रुझान, और तीसरी तरफ राज्य सरकारों की कठिनाइयां। मई में 2 सप्ताह बीतते बीतते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। तो कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन इस बीच चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। राज्यों ने प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन सवाल उठाने से भी वो नहीं चुके हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दबाव के चलते, राज्यों के दबाव के चलते सरकार ने ये फैसला किया है, पीएम मोदी ने ये फैसला किया है। ये फैसला बहुत पहले कर दिया जाना चाहिए था, ये कहा जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है कि आखिर बार बार क्यों वैक्सीनेशन को लेकर पॉलिसी बदली जा रही है। केंद्र सरकार इतनी गफलत में क्यों है, इस तरह की भ्रम की स्थिति क्यों है। अगर पहले राज्यों को 25% वैक्सीनेशन प्रोकर करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसके बाद आखिर क्यों बार बार नीति बदली जा रही है, केंद्र सरकार की पॉलिसी है क्या। हम आपको विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रिया सुनवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। देर है दुरुस्त है, ये तो तोड़ना ही नहीं था। उदाहरण के लिए ये बात आती है, राज्यों ने कहा, किस राज्य ने कहा? छत्तीसगढ़ ने कहा क्या? जहां तक मुझे याद है, वैक्सीन की घोषणा हुई थी कि तैयार हो गई है वैक्सीन, उसके पहले से मैंने अपने राय जो हमेशा व्यक्त की है वो यही की है कि एक व्यक्ति को खरीदना चाहिए, क्योंकि 10 जगह खरीदी होगी तो मारामारी होगी, भागा दौड़ी होगी, व्यवस्था टूट जाएगी। और जो हुई वो होना ही था, क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। तो उस स्थिति में एक जगह से ही वैक्सीन खरीदी जानी चाहिए थी, और वितरण करने के बाद में काम वैक्सीनेशन का राज्य सरकारों को करना चाहिए था। ये होता कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। पर ये तो मनमाना फेडरलिज्म चला कि जब मन आए तो वैक्सीन का घोषणा कर दिया, जब मन आया तो हमने वापस ले लिया। कभी कहा कि राज्यों ने, उस समय अगर राज्य सहमत थे तो आज क्या हो गया? प्रधानमंत्री जी के आज संबोधन को बड़ी डिटेल में हम सबने सुना, और सुनने के बाद मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि देश के सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय को बहुत बहुत शुक्रिया अदा देशवासियों की ओर से, दिल्ली वासियों की ओर से, सुप्रीम कोर्ट को, देश के उच्चतम न्यायालय को, हमारे ऑनरेबल जजेस को बहुत बहुत शुक्रिया अदा, जिन्होंने लगातार बीते कुछ दिनों से वैक्सीन की नीति पर चल रही हेयरिंग में केंद्र सरकार को लताड़ा, डांटा, और एक केंद्र सरकार की तरह काम करते हुए देश में हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन मुहैया करानी, उपलब्ध करानी और वैक्सीन लगाने का काम उनको सौंपा, जो जिसकी जिम्मेदारी उनकी थी। अंततः सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद केंद्र सरकार होश में आई है, अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जागी है, और फाइनली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद अब ये कदम उठाया है। इस कदम का स्वागत है। देर आए दुरुस्त आए। कुछ और प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनवाते हैं। पीएम मोदी के संबोधन के बाद युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने एक ट्वीट करके पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी के एक ट्वीट की फोटो डालकर श्रीनिवास बीवी ने लिखा है कि पीएम मोदी को दूरदर्शी राहुल गांधी की सलाह मानने में 1 महीने का वक्त लग गया। राहुल के जिस ट्वीट की फोटो श्रीनिवास बीवी ने डाली है, वो राहुल गांधी का 29 अप्रैल को किया गया एक ट्वीट है, जिसमें राहुल गांधी ने फ्री कोरोना वैक्सीन देने की मांग की थी। ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं।
कौन कौन से खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ, एक बार मैं आपसे उनका परिचय करवा देती हूं। अनिला सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनुमा आचार्य, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ रही हैं। साकिर अली जुड़ रहे हैं हमारे साथ टीएमसी की ओर से। इसके साथ ही डॉक्टर चारुदत्त अरोड़ा, सर्वोदय हेल्थ केयर की ओर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 5 बजे बहुत महत्वपूर्ण संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ है और इसी के इर्द गिर्द हम इस चर्चा को रखेंगे, क्योंकि उसके बाद कई प्रतिक्रियाएं विपक्षी पार्टियों की आ चुकी हैं। अनिला सिंह जी, शुरुआत में आपसे करती हूं। विपक्ष का ये कहना है कि अपनी खराब हो चुकी छवि को सुधारने के लिए इस तरह की घोषणाएं आज टीवी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हैं और ये पहले भी किया जा सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद और राज्यों के दबाव की वजह से ये फैसला करना पड़ा है। में उनको अभी तक ये समझ में नहीं आया है, 7 साल में ये समझ में नहीं आ पाया है कि नरेंद्र मोदी जी को जब जो काम करना होता है वो जनहित के लिए अपनी सोच समझ, अपनी एक्सपर्ट्स के साथ राय मशवरा करके और वो कदम उठाते हैं। विरोधी दल चाहे कुछ करता रहे, जो ट्वीट खेलते रहते हैं, जिनको ट्वीट खेलने के अलावा कुछ नहीं आता है। राजनीतिक एक जो माइंडसेट होता है, एक जो सोच होती है अपने देश को लेकर, उसमें भी कुछ समझ में नहीं आता है। वो कुछ भी बोलते रहे, परसेप्शन क्रिएट करते रहे, नैरेटिव बनाते रहे। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में जो ठीक लगता है, देश के लिए अच्छा है, वो कदम उठाते हैं। सीधी सी बात यह है, मेरा देश 140 करोड़ की आबादी वाला देश, दुनिया में अगर देखा जाए इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए जो वैक्सीनेशन की स्पीड है वो सबसे ज्यादा हमारे देश की रही है। पर इनको इसमें नहीं कुछ गौरव मिलेगा, इन्हें ये मजा आएगा कि नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, उनकी टांग खिंचाई कैसे की जाए। अरे कभी तो देश के विषय में सोच लिया करो, कभी तो भारत और भारतीयों के विषय में सोच लिया करो। किस बात के आपको नंबर दिए जाए? उनके जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो ट्वीट दिखा रहे हैं राहुल गांधी। अनिला जी, आपने बात रखी, बाकी मेहमानों के पास मैं जाऊंगी, लेकिन इस बीच एक अहम खबर का रुख करना बहुत जरूरी है। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। पुणे में एक बड़ा हादसा हुआ है, केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की खबर है। 11 डेड बॉडीज अब तक बरामद हो चुकी हैं। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। 17 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11 डेड बॉडीज अब तक बरामद की जा चुकी हैं और ये तस्वीरें आप देखिए। अभिषेक जुड़ गए हैं हमारे साथ इसी खबर पर, हमारे संवाददाता। अभिषेक, कैसे ये हादसा हुआ? देखिए, जो जानकारी आई है, शाम को 4 बजे आग लगी है और आग लगने के पहले 17 लोग इस पूरे कंपनी में काम कर रहे थे। 17 लोगों में से कोई भी अब तक बाहर नहीं निकला है और एक बड़ी वजह जो लापरवाही मानी जा रही है। तो उसकी जानकारी जो मिल रही है कि जो कंपनी है, सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी थी, यानी केमिकल था यहाँ पर, और जिसकी वजह से आग पर काबू पाया जाना काफी मुश्किल हो रहा है। दमकल की जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक जानकारी जो मिली है कि करीबन 10 से अधिक डेड बॉडी को बाहर निकाला गया है, यानी 11 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। माना जा रहा है कि सभी से जो 17 लोग थे, सभी के सभी लोग शायद इसमें मौत की बलि चढ़े होंगे, क्योंकि यह एक बड़ी दुर्घटना हुई है और इस पूरे मामले पर लगातार आगे जांच के आदेश भी दिए गए हैं। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी है कि तत्काल आग पर काबू पाया जाए। लेकिन ऐसा लोग जो लोकल हैं मान रहे हैं कि 17 लोग चूंकि जो फंसे हैं, कोई जीवित शायद वापस नहीं लौटे, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें बहुत भयावह हैं अभिषेक, हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। काला धुआं उठ रहा है। केमिकल फैक्ट्री की ये तस्वीरें हैं जिसमें आग लगी है। पुणे में ये केमिकल फैक्ट्री है और अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। 17 लोगों की मौत की आशंका है। अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है अंदर और कितने लोग फंसे हो सकते हैं? देखिए, जो अभी तक जानकारी मिली, 11 के अलावा करीबन जो 17 लोग थे टोटल, तो यानी आप कह सकते हैं 6 लोग और अंदर फंसे हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्योंकि देखिए, आग लगी है 4 बजे और 4 बजे के बाद से कोई भी बाहर नहीं निकल पाया। यानी इतनी भयंकर आग थी कि देखिए, आग पर कोई बाहर भागकर भी नहीं आ सका, ऐसी वहां पर व्यवस्था थी और ये बड़ी लापरवाही है। और जो जानकारी मिली कि सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी थी, यानी केमिकल यहाँ भरपूर पैमाने पर था और इसी वजह से आग पर काबू पाया जाना काफी मुश्किल हो रहा है। जो ऐसा कि लोकल जो वहाँ के लोग हैं, जो हमारी बातचीत, उनका साफ कहना है यह मुश्किल है कि जो 6 लोगों की अब बचने की बात की जा रही, साथ मुश्किल हो कि आग पूरे कंपनी में फैल चुका है। कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जहां पर आग ना फैला हो। तो ऐसा माना जा रहा है कि सभी के 17 लोग जो वहां पे थे वो शायद अब जिंदा वापस ना लौट पाए। जी अभिषेक, ये जो इलाका है वो किस तरीके का है, इसके बारे में भी जरा बताइए, क्योंकि केमिकल फैक्ट्री में आग लगना आसपास के जो इलाके हैं उसके लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो क्या ये रिहायशी इलाका है
क्योंकि आसपास मुझे दिखाई दे रहा है कि काफी सारे लोग देखने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। बिल्कुल नहीं, देखिए ये रिहायशी इलाका नहीं है बल्कि एमआईडीसी वाला इलाका है। तो बिल्कुल एमआईडीसी में एक बात ऐसी है कि लोग रहते भी हैं यहाँ पे, जो काम करने वाले लोग रहते भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोग यहाँ इकट्ठा हुए देखने के लिए। तो ये एमआईडीसी वाला जो पुणे का एमआईडीसी इलाका है, यहाँ पर एक कंपनी है और यहाँ पर आग लगी है। तो एक देखिए आग लगी है और जो अब तक बड़ी जानकारी आ रही है कि 17 लोग इस जान शायद इसमें जा सकती है, 11 की अभी तक डेड बॉडी मिल चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है, इससे कहीं की सबक लेने की आवश्यकता होगी आने वाले दिनों में। आप देखिए जिस तरीके से आपने देखा होगा अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर कई बार ऐसा मामला है, कई बार अस्पतालों में आग लग चुकी है, कई लोगों की मौत हो चुकी है और अब ये अपने आप में एक अलग मामला सामने आया है। तो जाहिर बात है बड़ी घटना है। ठीक है, शुक्रिया आपका अभिषेक। फिलहाल आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तस्वीरें बहुत भयावह हैं और अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। फिर से एक बार अपने पैनल का हम रुख करते हैं। वैक्सीनेशन इस वक्त पूरे देश में सबसे बड़ा मसला है और इसी मसले पर सियासत भी सबसे ज्यादा हो रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ है और उसके बाद से ही अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं विपक्ष की आ रही हैं। हम सीधा रुख कर लेते हैं अनुमा आचार्य का। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी बातें कही गई हैं कांग्रेस की ओर से इस प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद अनुमा जी, लेकिन एक बात बताइए कि आज जो फैसला हुआ है उसका स्वागत तो आप लोग करना चाहेंगे, यही होना चाहिए था और इसी की मांग आप लोग कर रहे थे। तो मांग कर रहे थे, अलग अलग तरीके से मांग कर रहे थे, बार बार कर रहे थे, शिद्दत के साथ कर रहे थे। लेकिन अगर सर्वदलीय बैठक हो जाती, प्रधानमंत्री को इतनी हिम्मत होती कि एक सर्वदलीय बैठक कर लेते, ये पहले ही समझ गया होता। क्योंकि राज्य सब लोग, विपक्ष भी सब अपनी बातें पहले से कह रहे हैं। ये बहुत देर कर दी वाली बात है। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री का चुनावी आईक्यू बहुत ही आला दर्जे का है, उनके बराबर एक भी नहीं है। लेकिन प्रशासनिक आईक्यू जो है वो बिल्कुल औसत से भी बिलो है उनका। इसी कारण से जितनी भी बातें आज उन्होंने करी, मैं तो सुन रही थी, उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन टास्क फोर्स हमने अप्रैल में बनाई। तो भाई वो टास्क फोर्स कर क्या रही थी? जो अधिकारी है या जो भी कोई है, मैंने देखा, बाद में पढ़ा उसके बारे में, पीके पॉल जी ही हैं, वो तो अक्सर टीवी पे करते हैं। तो ऐसी कौन टास्क फोर्स है? मैं उनकी विज्ञप्तियां देखती हूँ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के साइट पर। अभी मैंने उनकी 4 विज्ञप्तियां तो रिसेंट देखी है, 3 विज्ञप्तियां। तीनों में मैंने देखा है कि उसमें भाषण होता है, तथ्य नहीं होते, न डेट्स होती है, न कुछ चीज होती है। तो बहुत समय, और मैं तो आज के भाषण में, आज के संबोधन में तथ्य क्यों नहीं था? जरा अगर विस्तार से बताइएगा तो उसका जवाब मैं अनिला जी से लूंगी। हवाई बात करने से तो कुछ होगा नहीं। मेरी बात सुन लीजिए। आज के भाषण में तथ्य इसलिए नहीं था, उन्होंने एक शब्द बोला, नियत साफ स्पष्ट नीति का वैक्सीन पॉलिसी आज भी नहीं है। आज भी सुप्रीम कोर्ट मांग के रह गई, उसका कोई ड्राफ्ट नहीं है, किसी के पास नहीं। आपने देखा है क्या कभी ड्राफ्ट? वैक्सीन पॉलिसी का ड्राफ्ट नहीं, फॉर्मल ड्राफ्ट बोलने को कुछ कहा जा सकता है। हम लोग मिडिल क्लास बहुत देश सारे उसके आते हैं, लेकिन हम लोग ना मिडिल क्लास के पढ़े हुए नहीं है। हमारे अंदर बुद्धि है, हमें समझ में आता है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। वो ऐसे समझा रहे थे चीजों को जो सबके समझ में आती हैं। और ये सब इतनी देर से क्यों समझा रहे हैं? राज्यों को इतनी तकलीफ हो गई, इतने लोगों की जानें चली गई, उसके बाद ये निर्णय लेते हैं। इनको लगता है ये प्रॉब्लम है कि मार्जिन पर चले जाएंगे, हाशिए पे चले जाने का सिंड्रोम इसलिए खुदा है। ये तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है, सारे जो भी उन्होंने कहा, तो कोई भी बोल सकता है। ठीक है, साकिर अली जी, मैं चाहूंगी कि आप भी ओपनिंग रिमार्क जरूर दें। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घोषणाएं की, उसमें एक छुपा हुआ संदेश ये भी था कि देखिए 25% जो वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी थी वो राज्यों पर दी तो हमने, लेकिन राज्य उनको निभा नहीं सके और इसीलिए अब आखिरकार केंद्र सरकार को पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ रही है। तो एक तरीके से हमला भी था राज्यों पर। शुभ्रा जी, एक महीना पहले एक जो है प्राइवेट एनजीओ संस्था ने आरटीआई मारा कि पीएम केयर से 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीनेशन के खरीदने के लिए रखा गया था, उसमें कितना खर्च हुआ। तो वो रिजल्ट आया कि 70%। तो आप 35,000 करोड़ का 70% निकाल लें, तो इसे समझ में आएगा कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी एक्टिव थी इस मामले में, क्योंकि उनका रुपया ही 70% खर्चा हुआ। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि जीएसटी में 136 अमेंडमेंट हुआ था। इसी तरह से ये वैक्सीनेशन का मैटर में कितने अमेंडमेंट हो रहे हैं, इसका भी अभी गिनती भी आना और वही बाकी है। आप याद करिए, बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कहे थे कि पूरे देश के नागरिक को मुफ्त वैक्सीन दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी भी दी गई और फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी बोल रही है कि
सेंट्रल गवर्नमेंट कराएगी, बहुत अच्छी बात है। सेंट्रल, ये तो आपने बिहार चुनाव के टाइम में ही कहा था जनवरी में, तो इससे हम लोगों को तो अच्छी बात है। लेकिन फिर आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपको जो है फिर से अभी घोषणा करना पड़ा कि हम पूरे राज्यों को वैक्सीन मुफ्त देंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ा पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, कल इनका पार्टी का बैठक था, उसमें जो है 5 राज्यों में रिजल्ट जो इलेक्शन नतीजे आए उनके ऊपर बहस हुआ। और आने वाले 5 राज्यों का जो चुनाव है, जिसमें बड़ी रियासतें है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, ये सब में जो चुनाव होने वाले, इसको मद्देनजर रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट के फटकार को मद्देनजर रखते हुए, ये जो है वैक्सीन के साथ साथ आप देखिए दिवाली तक राशनिंग। अब इसको आप चुनाव से जोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आने वाले जो चुनाव है उसमें कहीं बीजेपी को फायदा ना मिल जाए और फायदा लेने के लिए इस तरह की घोषणा की जा रही है। अब चुनाव से तो इस देश में हर फैसले को जोड़ा जा सकता है, लेकिन क्या उसकी वजह से फैसले ही लेने बंद कर दिए जाएं? लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है वैक्सीनेशन के बजट को लेकर, उस पर मैं आऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद जब मैं वापस लौटूंगी डॉक्टर चारू दत्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जरूर समझने की कोशिश करेंगे कि अगर 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है 21 तारीख से, और इसे जल्द से जल्द केंद्र सरकार पूरा करना चाहती है अपने दम से, खुद जिम्मेदारी लेकर, तो क्या ये अभी के हालातों में संभव है? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 5 बजे देश के सामने आए। उन्होंने आज वैक्सीनेशन को लेकर कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये कि 21 तारीख से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इस देश में फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से। इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र ने ली है। पहले 25% जिम्मेदारी राज्यों को दी गई थी, लेकिन अब ये फैसला केंद्र की तरफ से किया जा रहा है, जिसकी मांग लगातार कई राज्य भी कर रहे थे। उसके बाद जो विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आई हैं वो साफ तौर से दर्शाती हैं कि विपक्ष सीधे सीधे ये आरोप लगा रहा है कि ये फैसला लेने में केंद्र ने देरी कर दी। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कुलदीप कुमार भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, उनके पास भी मैं जाऊंगी। लेकिन डॉक्टर चारू दत्त अरोड़ा, मैं आपके पास आती हूं। जैसा कि हम ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे कि वैक्सीनेशन संभव तभी है जब वैक्सीन बड़ी संख्या में उपलब्ध हो। कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही है, विपक्ष ये पूछ रहा है कि अगर दिसंबर तक वैक्सीनेशन पूरा करने का लक्ष्य है एक बड़ी आबादी तक, तो आखिर वो होगा कैसे, उसके बारे में क्या प्लान है? विपक्ष का ये सवाल जायज भी है क्योंकि वैक्सीनेशन की कमी को लेकर लगातार चर्चाएं इस देश में होती रही और देखा भी कि कई वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़े। ऐसे में जो अभी हालात हैं, अगर 21 तारीख से ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो रहा है 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए, तो क्या चुनौतियां आप देखते हैं इसके सामने? डॉक्टर अरोड़ा, आज का जो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था 5 बजे का, वो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि वो देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए था। डेस्परेट मेजर्स हमेशा इमरजेंसी सिचुएशंस में लिए जाते हैं, पॉलिसीज बदलनी पड़ती हैं। ना मैं किसी एक साइड की तरफ से बात करूंगा, पर जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, अभी भी पूरी दुनिया में इंडिया जैसे बड़े देश जिस लेवल पे वैक्सीनेशन हो रही है, जिस स्पीड पे वैक्सीनेशन हो रही है, हम लोगों ने ना केवल एक पर पिछले 1 साल में 2 अपने देश की बनाई हुई वैक्सीन लॉन्च करी हैं। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी आउटडन आवरसेल्व्स। हमने अभी भी अपने आगे से बहुत काम किया है। इसके साथ साथ हमें बस ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने साइंटिस्ट पे, अपनी साइंस पे पूरा ध्यान रखें। जितना भी हमें जब भी वैक्सीन का नंबर आए, हम अपनी वैक्सीन लगवाएं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21 तारीख से 18 साल के ऊपर के जितनी भी हमारे मासेस हैं उन्हें फ्री वैक्सीन मिलेगी। अगर हमारे पिछले 1 साल के कंट्रीब्यूशन को देखा जाए और हमारे आने वाली रिसर्च एक्टिविटीज जो चल रही है, ना केवल 2 कंपनीज की बल्कि 6 से 7 कंपनीज की, आई थिंक हम दिसंबर तक सारे 18+ अडल्ट को वैक्सीनेट कर सकते हैं। मेरी बस एज अ साइंटिफिक कम्युनिटी एक ही सबको रिक्वेस्ट रहेगी, श्रम और सहयोगिता, इन दोनों के साथ ही सफलता प्राप्त हो सकती है। ठीक है। एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हर इंसान अपना सहयोग दे और हर इंसान परिश्रम मैं आती हूँ आपके पास लौटकर, सर आती हूँ आपके पास। कुलदीप कुमार जी, मनीष सिसोदिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और वो हमने बताया भी दर्शकों को, लेकिन सवाल तो यही है कि ये फैसला अगर देखा जाए जो आज प्रधानमंत्री ने किया है और उसका ऐलान किया है, वो क्या वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा? क्योंकि पहले आप लोग ही शिकायत कर रहे थे कि ग्लोबल टेंडर की जब बात आई, राज्यों
के जरिए प्रोक्योरमेंट की जब बात आई तो जो कंपनीज है, विदेशी कंपनियां, वो केंद्र सरकार से डील करना चाहती थी, राज्यों से डील करना नहीं चाहती थी। अब अगर केंद्र सरकार ये कह रही है कि हाँ हम ही खरीदेंगे, हम ही देंगे राज्यों को, तो उसमें सियासत फिर क्यों ला रहे हैं आप लोग? बोल दीजिए कि हाँ अच्छा फैसला है, बहुत बढ़िया। देखिए बिल्कुल, हम तो ये कह रहे हैं कि ये मेरे हाथ में पेपर है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पेपर। इसमें द इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम, भारत दैनिक जागरण, अमर उजाला, इसमें आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से लगातार जो हियरिंग चल रही थी उसमें केंद्र सरकार को लताड़ा है और वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेके इनसे अपना रोड मैप क्लियर करने की बात कही। तब जाके इन लोगों की नींद खुली और मैं कहता हूं चलो नींद खुली तो सही, देर आए दुरुस्त आए। केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद ही आए। जो काम केंद्र सरकार को करना था वो काम सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किया देश के लिए। मैं उनको भी सलाम करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं कि उन लोगों ने कम से कम आगे बढ़ते हुए देश मतलब पूरा क्रेडिट आप सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं, केंद्र सरकार को क्रेडिट नहीं देना चाहते? नहीं, मेरा जिसने काम किया मैं तो क्रेडिट इसको दे रहा हूं, है ना, जिन्होंने काम किया है। लेकिन आप एक बात मैं स्पष्ट इस चैनल पे करना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से लगातार कहा केंद्र सरकार को कि आप अपना रोड मैप क्लियर करिए, पॉलिसी बनाइए। और दूसरी बात अभी इन्होंने कहा कि हम राज्य सरकारों को जो केंद्र सरकार टीका देगी, यही बात तो हम लगातार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार परचेज करे और राज्य सरकारों को दे। और उसके बाद ही पहली बार इंडिया में नहीं हो रहा है, आज से पहले भी जो राष्ट्रीय टीकाकरण के कार्यक्रम रहे हैं, चाहे वो पोलियो को लेकर आओ, पल्स पोलियो को लेकर आओ, हमेशा केंद्र सरकार ने ही नीचे राज्यों को वैक्सीन दी है और राज्य सरकारों ने उसको लगाने का काम किया, बखूबी उसको निभाने का काम किया। और तभी जब हम सब एकजुट होकर, एक साथ होकर इस लड़ाई से, इस महामारी से लड़ेंगे, तभी हम लोग इससे आगे बढ़ पाएंगे। और केंद्र सरकार ने जो ये काम आज किया है। आती हूँ मैं साकिर अली जी, आपके पास आती हूँ, लेकिन कई सवाल चूंकि पूछे जा चुके हैं केंद्र सरकार से, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अनिला सिंह जी जो बीजेपी की प्रवक्ता है वो जवाब दें। और दो बहुत महत्वपूर्ण बातें जो इस डिबेट में अभी तक सामने आई हैं, एक जिसका जिक्र कुलदीप कुमार कर रहे हैं कि पहले से ही ये व्यवस्था इस देश में रही है कि वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी पैंडेमिक एक्ट के थ्रू के नजरिए से भी देखें तो केंद्र की रहती है, वो वैक्सीन खरीदकर राज्यों को देते रहे हैं। अब पहले आप लोगों ने पॉलिसी बदलकर राज्यों पे जिम्मेदारी डाली और उसके बाद फिर उसी को बदलकर ये कहा कि भाई हम पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो ये क्या अपनी छवि ठीक करने के लिए एक कदम उठाया गया है? और दूसरा, वैक्सीनेशन के बजट को लेकर जो सवाल पूछा साकिर अली ने, उसका जवाब अब दीजिएगा। 35,000 करोड़ सैंक्शन हुए थे वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन उसमें अभी तक एक आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि 450 करोड़, 4,500 करोड़ ही खर्च हुए। आखिर ऐसा क्यों? कब का इंतजार कर रही है, किस वक्त का इंतजार कर रही है केंद्र सरकार? ये दो सवालों का जवाब अनिला जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी शुभ्रा जी, यहाँ पर जो कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हुई है, जब आपने उनसे प्रश्न पूछा था तो उत्तर की शुरुआत में इन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की आईक्यू बहुत कम है। तो भारत के प्रधानमंत्री के विषय में ये महिला बात कर रही थी और ये कहा लो आईक्यू यानी कमजोर दिमाग वाला प्रधानमंत्री है हमारे देश का। तो भाषा का ना तो संयम है और ना इनको भाषा का ठीक से प्रयोग करना आता है। मुझे घोर आपत्ति है आपके चैनल पर बैठकर कांग्रेस की प्रवक्ता देश के प्रधानमंत्री को कह रही हैं एक कमजोर दिमाग वाला। शायद भारत का भी अपमान है इसमें, देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ। दूसरी बात यह है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल रहे हों, चाहे वो पंजाब के कैप्टन अमरिंदर रहे हों, या इनके साथ के बहुत सारे मुख्यमंत्री यही ढोल मंजीरा लेकर चिल्ला रहे थे ना कि आप डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, डिसेंट्रलाइज कर दीजिए। जब केंद्र की सरकार ने डिसेंट्रलाइज कर दिया तो हाथ खड़े कर दिए। ये वही मुख्यमंत्री है ना, सारे के सारे नहीं, इनमें से कुछ विरोधी दलों के जो मुख्यमंत्री हैं चिल्ला रहे थे कि लॉकडाउन की प्रक्रिया जो है हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। जब छोड़ दिया फिर क्या हुआ? नहीं हैंडल कर पाए। जब मौका नहीं दिया जाता, केंद्र सरकार अपने तरीके से पैंडेमिक एक्ट में चीजों को करवाती है। और हमने देखा कि कोरोना की जो फर्स्ट वेव है कितना अच्छा कंट्रोल किया गया, कोरोना की फर्स्ट वेव पे कैसे अच्छी तरीके से कंट्रोल किया गया, क्योंकि सब कुछ जो था केंद्र सरकार के पास। फिर यही लोग हैं जो इतना चिल्ला रहे थे, जब इनको अपॉर्चुनिटी दी गई ये फेल हो गए, तो फिर आ गए कि वे नहीं ठीक है, आप केंद्र सरकार आप ही करिए। तो केंद्र सरकार ठीक है, देश के प्रधानमंत्री जी डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर जो मांग थी राज्यों की, उस पर मैं विपक्ष की प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन वैक्सीनेशन बजट को लेकर मैम, वैक्सीनेशन बजट के को लेकर जो सवाल खड़ा हुआ है। शुभ्रा जी 10 सेकंड दीजिएगा मुझे बस। जी आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। 10,000 करोड़ का दिया हुआ है। आपको पता है कि कितनी जो वैक्सीन कैंडिडेट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे?
आपको लगता है कि एक बार में 35,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया जाए, बाकी टाइम में क्या किया जाएगा? हाँ, तो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सीन है, उनका आपकी इस बात पर अनुमा जी मुस्कुरा रही हैं, आपकी इस बात पर अनिला जी, अनुमा जी मुस्कुरा रही हैं। अनुमा जी जवाब दीजिएगा। अनुमा जी जवाब, ठीक है, प्रवक्ता मुस्कुरा ही सकते हैं, कम दिमाग के कांग्रेस के दिखाइए अनुमा जी और अनिला जी को दिखाइए। जैसे राहुल गांधी का नेतृत्व है, वैसे ही इनके प्रवक्ता हैं। जैसे वो जितनी बुद्धि उनमें है, उतनी बुद्धि के इनके प्रवक्ता बैठते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री को कमजोर दिमाग का कहते हैं। जब मैं अपनी बात कह रही थी तो मैंने ये कहा था कि इलेक्शन के आईक्यू में प्रधानमंत्री आला दर्जे के हैं, प्रशासनिक आईक्यू में लो है। आज भी उसी को स्टैंड बाय करती हूँ मैं। जिस प्रशस्त ऑर्गेनाइज, तो प्रशासनिक आईक्यू क्या होती है मैडम? कुछ इनके नाम से आती हूँ, मेरी बात पूरी करने दीजिए। बीच में पूरी नहीं करने दूंगी। प्रशासनिक जब आपने बोला है तो क्या मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री है कि नहीं है? आपसे ये मंदबुद्धि महिला, मंदबुद्धि महिला, मंदबुद्धि महिला को मैं जो कहना चाह रही हूँ, देश के प्रधानमंत्री को जो कमजोर दिमाग वाला है वो खुद साकिर अली जी, साकिर अली जी, नहीं, वैक्सीनेशन पर चर्चा कीजिए, वैक्सीनेशन पर चर्चा कीजिए। तू मैं मत बनाइए इस डिबेट को प्लीज। साकिर अली जी, डिसेंट्रलाइजेशन की, ठीक है मैं आ रही हूँ। अनुमा जी आपके पास इसके बाद आ रही हूँ, अनुमा जी आपके पास इसके बाद आ रही हूँ। लेकिन साकिर अली जी, ये तो पॉइंट है ना कि डिसेंट्रलाइजेशन की मांग लगातार राज्य करते रहे कि हमें जिम्मेदारी दीजिए, हम खरीदेंगे वैक्सीन, हम अपनी जरूरतें पूरी करेंगे। लेकिन जब वो नहीं हो पाया, अब केंद्र सरकार को आगे आकर के उस जिम्मेदारी को भी अपने ऊपर लेना पड़ा है। ये अनिला जी जो कह रही है उसका जवाब दीजिए। देखिए मैडम, ये इसमें फिर बोल रहे हैं कि कोई बात हो रही है। जो प्रधानमंत्री पहले जो घोषणा कर दिए थे, अगर उस पर काम करते तो फिर इसकी डिमांड नहीं करती। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपने बजट का सवाल किया, तो इस कोविडशील्ड जो 6.5 करोड़ कोविडशील्ड जो विदेशों को भेजा गया 65 कंट्री को, वो किस बजट से भेजा गया? दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये वैक्सीनेशन लेके भी प्रॉब्लम है। पहला डोज जब आया तो उसको बोला गया कि सेकेंड डोज या पहला डोज का बीच 60 डेज का होना चाहिए। उसके बाद वो 6 हफ्ता आया, 6 वीक। उसके बाद अभी 80 डेज में सेकेंड डोज लगाना है। अब बताइए, सिस्टम में भी प्रॉब्लम है। और 18 से नीचे वाले का जो बता रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाला है और बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो ये 18 से नीचे वाले का सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पॉलिसी दे रही है, इस पर भी बात तो कर सकती है ना। ये सब तो बड़ी इशू है। ठीक है, थर्ड वेव आने वाला। ठीक है, ठीक है। छोटी छोटी प्रतिक्रिया मैं चाहती हूँ। अनुमा जी पहले आपसे शुरू करूं। मैं बहुत जल्दी बोलूंगी कि राज्यों ने जो डिसेंट्रलाइजेशन पावर का मांगा था, वैक्सीन का नहीं। आपने कहीं पढ़ा है तो आप मुझे दिखा दीजिएगा, मैं आपको बहुत स्पष्ट दिखा रही हूँ। राज्यों का स्टेटमेंट कभी नहीं आया कि हमें वैक्सीनेशन का डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए। दूसरी चीज यह है कि हमारे हक हमें एहसान की तरह नहीं चाहिए। पहले हमको तरसा तरसा के और बाद में कुछ दे देते हैं, कहते हैं उसकी तारीफ चाहते हैं। कैसे करेंगे हम तारीफ? क्या वैक्सीन का ये यहाँ पर 44 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का सिस्टम कांग्रेस के समय से है। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने चिट्ठी लिखी, राहुल गांधी जी ने लिखी, सोनिया जी ने लिखी, 12 विपक्षी दलों ने लिखी, सबने कहा इसी बारे में। और जो अभी तक जो बजट खर्च हुआ है, 4,500 करोड़ खर्च हुआ है, मतलब जिसके ऑर्डर दिए गए हैं, और 1,500 करोड़ के पाइपलाइन में है, तो उसका अभी तक इनके पास प्लान नहीं है। ये एक और प्रॉब्लम है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है कांग्रेस के समय का है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है 1.6 लाख, उसका भी फायदा अगर नहीं उठा सकते तो हमने किन बंदरों के हाथ में उस्तरा दे रखा है, ये हमको सोचना पड़ेगा। और फिर दोबारा बोलूंगी, राज्यों ने कभी भी वैक्सीन का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं मांगा था। आप खुद पढ़ लीजिए और दोबारा इस सवाल को पूछना बंद करिए। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन मांगा था, जो 987 पॉलिसी उन्होंने निकाली थी। कुलदीप जी, अनिला जी यही कह रही हैं और इसी पर चर्चा को मैं चाहूंगी कि आप भी आगे बढ़ाएं कि क्या राज्यों ने डिसेंट्रलाइजेशन की मांग नहीं की थी वैक्सीनेशन को लेकर, और उसके बाद फिर पॉलिसी बदली केंद्र सरकार ने? कहना चाह रहा हूं कि जब 6.5 करोड़ वैक्सीन राज्यों के हिस्सों की प्रधानमंत्री जी ने विदेशों को अपनी इमेज चमकाने के लिए भेज दी थी, तो क्या राज्यों से पूछा था? नहीं पूछा था। उस समय पे इन्होंने नहीं पूछा, क्योंकि उस समय इनको अपनी इमेज चमकानी थी, इनको अपनी ब्रांडिंग करनी थी, इनको देश के लोगों की चिंता नहीं थी, इनको देश के युवाओं की चिंता नहीं थी। इन्होंने अपनी ब्रांडिंग करने के लिए बाहर देशों को उस वैक्सीन को भेज दिया। दूसरी बात, डिसेंट्रलाइज जो बात है, जब आप डिसेंट्रलाइज करते हैं तो आप कंपनियों को पीछे बैकअप करते हैं, बीच में आके इंटरफेयर करते हैं। और जब वो हम आपसे कहते हैं कि सीधा केंद्र सरकार किसी भी पेंडेमिक
एक में सीधा खरीदे और उस नीचे राज्यों को दे, राज्य उसको इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन उसके बाद यह मुकर जाते। आप कब आते हैं? जब लगातार विपक्ष के मुख्यमंत्री, विपक्ष की सरकारें आपके ऊपर टिप्पणियां करती हैं और सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होती है, सुप्रीम कोर्ट लगातार आपको लताड़ता है, आपसे वैक्सीनेशन पॉलिसी मांगता है, आपसे पूछता है कि अनिला सिंह जी, सवाल यही है कि एक ऐसे वक्त में जब इतनी बड़ी संख्या में मौतें हो रही थी इस देश में, आखिर क्यों केंद्र सरकार भ्रम में थी? जब इतनी बड़ी संख्या में इस देश में कोरोना की वजह से लोगों की मौतें होते हुए हम देख रहे थे, आखिर केंद्र सरकार क्यों बार बार नीतियां बदल रही है? क्यों आखिर? ठीक है सर, ओके, ऑल राइट। अनिला जी से मैं आखिरी कमेंट लेना चाहती हूँ, क्यों आखिर बार बार अपनी नीतियां बदलने में लगी हुई रही सरकार? भ्रम में क्यों है एक ऐसे वक्त में जो महामारी का दौर है? देखिए, सबसे पहली बात तो टीएमसी के जो प्रवक्ता थे, मुझे उनकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं उनकी बातों पे रिएक्ट नहीं कर पाई। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर चारुदत्त अरोड़ा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ना। उन्होंने सीधी सी बात कही है, वो जो हर एक आम आदमी समझता है कि पैंडेमिक टाइम है, पैंडेमिक टाइम के अकॉर्डिंगली पॉलिसीज चेंज होती है। तीसरी बात यह है कि चाहे वो कुलदीप कुमार हो, चाहे ये मैडम आचार्य हो, जाकर देखिए, थोड़ा पढ़कर बैठा करें कि कौन कौन से मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि आपके बस की नहीं है तो ये काम हमको दे दीजिए, हम वैक्सीनेट कराएंगे। जरा सा पढ़कर बैठा करें। सबसे बड़ा सवाल ये है इस वक्त कि आखिर कैसे देश के हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचेगी, और एक ऐसे वक्त में जब वैक्सीन की किल्लत हम देख रहे थे, उस वक्त भी पॉलिटिक्स चल रही है, उस वक्त भी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं राज्यों और केंद्र के बीच में। आज के फैसले से क्या कुछ बदलेगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है, ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बहुत माफी के साथ वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हेडलाइंस।